विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन के इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस विशेष कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के BA पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए और अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों में आपसे बात करूंगा फिरोज तुगलक के बारे में। विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिरोज तुगलक एक ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने सबसे ज़्यादा अवधि तक शासन किया। 1351 से लेकर 1388 तक कुल मिलाकर 37 साल तक फिरोज तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन पर हुकूमत की। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि 37 साल तक फिरोज दिल्ली सुल्तान के रूप में निर्विवाद रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से शासन कर पाया। हम इन सभी तथ्यों को गंभीरता से जानने की कोशिश करेंगे और इन सभी तथ्यों को समझने से पहले सबसे पहले हम फिरोज के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन ने राजपूत राजा रणमल पर, राजपूत जमींदार रणमल पर दबाव डालकर उसकी बेटी का विवाह रज्जब से कराया और इस विवाह से फिरोज तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ। विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक की शिक्षा का काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया था, लेकिन इसके बावजूद फिरोज एक ज्ञानी व्यक्ति नहीं बन पाया। तो न उसमें विद्वान की योग्यता थी, न उसमें पूरी तरीके से एक बेहतरीन सैनिक की योग्यता थी, और इसके अलावा वह किसी भी दृष्टि से एक शासन प्रबंधक नहीं था। लेकिन इतना होने के बावजूद एक सबसे बड़ी खूबी फिरोज में यह थी कि वह अपने भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का काफ़ी चहेता था। और इसका कारण ये कि फिरोज ने कभी भी अपने इस भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और यही कारण है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज को अगला दिल्ली सुल्तान स्वीकार किया गया। विद्यार्थियों, इस बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है कि क्या फिरोज तुगलक को दिल्ली का सुल्तान लोगों ने बनाया, उलेमाओं ने बनाया, सरदारों ने बनाया, या फिर फिरोज तुगलक के मन में शासन की इच्छा थी, वह शासन करना चाहता था, सुल्तान बनना चाहता था। तो इस बारे में कुछ इतिहासकारों को ये मानना है कि फिरोज तुगलक सुल्तान नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके उलेमाओं, अमीरों ने मिलकर उसको सुल्तान बनाया। लेकिन इतिहासकार UN डे इस मत का खंडन करते हैं। इतिहासकार UN डे का यह मानना है कि यदि फिरोज तुगलक के प्रारंभिक जीवन का अध्ययन किया जाए तो हम ये पाते हैं कि फिरोज तुगलक अव्वल दर्जे का शराबी था, और इसके अलावा वह नृत्य देखने का शौकीन था, और कई कमियां उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे व्यक्ति में जिसमें शराब पीने जैसे दुर्गुणों और कुछ और भी कमियां हो, तो यह नहीं माना जा सकता है कि उसमें सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। इसके अलावा एक और बात जो इतिहासकार UN डे पेश करते हैं, वे बदायूं का एक विवरण पेश करते हैं। बदायूं के एक विवरण के अनुसार जिस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसका एक बेटा शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, लेकिन चूंकि फिरोज खुद सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए उसने उस बेटे को रास्ते से हटा दिया, उसकी हत्या करवा दी। तो इतिहासकार UN डे का मानना है कि यदि बर्नी और अफीफ, वो मुख्य रूप से इतिहासकार बर्नी और अफीफ को कोट करते हैं कि जिसके अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और एक प्रकार से ये इच्छा प्रकट की थी कि फिरोज अगला उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन UN डे का ये मानना है कि बर्नी और अफीफ का ये कथन केवल और केवल इस आधार पर टिका हुआ था कि वो सुल्तान फिरोज तुगलक की कृपा प्राप्त करना चाहते थे। बर्नी, जिसने तवारी की फिरोजशाही लिखी, और शम्स सिराज अफीफ, जिसने भी तवारी की फिरोजशाही नाम से एक ग्रंथ लिखा,
तो यूएनडे का मानना है कि ये लोग सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रति कुछ विशेष झुकाव रखते थे। इसके अलावा एक बात और ये आता है कि क्या सुल्तान फिरोज तुगलक को दिल्ली के सिंहासन का अपहर्ता मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। इस बारे में इतिहासकार वुल्जले हेग वो ये कहते हैं कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का अपहरण किया, दिल्ली सुल्तान के पद का अपहरण किया और उसके ऊपर जबरन अधिकार किया। उनका ये कहना था कि वजीर ख्वाजा जहां ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन फिरोज ने उसे रास्ते से हटा दिया। तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि फिरोज तुगलक को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया। इसके अलावा इतिहासकार आरसी जौहरी भी इसी मत की पुष्टि करते हैं और आरसी जौहरी तो खुद यहाँ तक एक विवरण का उल्लेख करते हैं कि वो कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात सत्ता के लिए एक अन्य व्यक्ति ने भी दावा किया और वो था सुल्तान फिरोज तुगलक का चचेरा भाई दावर मलिक, जो फिरोज तुगलक की बहन खुदाबंद ज़्यादा का बेटा था। तो खुदाबंद ज़्यादा ने और उसके बेटे ने दावर मलिक ने सत्ता का दावा पेश किया। तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि फिरोज तुगलक ने सत्ता का अपहरण नहीं किया था। लेकिन यदि हम इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद की बात करें तो वो कहते हैं कि उस दौर में इस प्रकार की बातें सामान्य थी और सुल्तान को अपहर्ता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उत्तराधिकारी घोषित करना या वंशानुगत उत्तराधिकार इस प्रकार की बात को उस दौर में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी परिस्थितियाँ हुई उसके मुताबिक स्थिति इस प्रकार की थी कि ठट्टा में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज तुगलक को सुल्तान स्वीकार जल्दी से जल्दी सुल्तान इसलिए बनाए गए कि परिस्थितियाँ इस बात की मांग कर रही थी। मंगोलों का संकट मौजूद था और साम्राज्य की स्थिति काफ़ी खतरे में थी, इसलिए जल्दी से जल्दी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के रिक्त स्थान पर किसी को बिठाना जरूरी था। सुल्तान फिरोज तुगलक सुल्तान बनने के बाद जब ठट्टा से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ तो उसने रास्ते में आने वाले सभी सुन्नी फ़कीरों की स्थानों पर माथा टेका और जो जीवित सुन्नी विद्वान थे उनके प्रति उसने सम्मान प्रकट किया। मुस्लिम मौलवियों को और उलेमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी गई, रियायतें दी गई। तो ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात एक ऐसे समूह का निर्माण कर लिया था जिसके अंदर वे लोग शामिल थे जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट थे और वे ये चाहते थे कि जो भी नया सुल्तान बने वो ऐसा हो जो सुन्नी मुसलमानों के प्रति काफ़ी उदार हो, सुन्नी मुसलमानों का समर्थक हो। तो इस प्रकार का वादा और आश्वासन उन्होंने फिरोज तुगलक से प्राप्त कर लिया था कि वो सुन्नी इस्लामिक मत के समर्थन के लिए काफ़ी कार्य करेगा और शरीयत जो नियम इस्लामिक मौलवी बताते वह उनका अनुकरण करेगा। और विद्यार्थियों, आगे चलकर हम ये देखते हैं कि सुल्तान फिरोज तुगलक के जितने भी कार्य थे, चाहे जनहितकारी कार्य हो, चाहे उसके प्रशासनिक सुधार संबंधी कार्य हो, उन सभी कार्यों में इस बात की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उन लोगों के लिए था जो सुन्नी इस्लामिक मत के समर्थक थे। सुल्तान फिरोज तुगलक कठोर धार्मिक नीति का अनुकरण कर रहा था और वह उन दिल्ली सुल्तानों में से एक था। एक क्या कि वह पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इससे पहले कि दिल्ली सुल्तानों ने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर रखा था, लेकिन फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो सुल्तान फिरोज तुगलक एक कठोर धार्मिक नीति का अनुकरण कर रहा था। वह न केवल हिंदुओं के प्रति बल्कि गैर सुन्नी मतों के प्रति भी वह काफ़ी असहिष्णु था। वह मधवियों को भी, वह सियाओं को भी उसी घृणा की दृष्टि से देखता था जितना कि हिंदुओं को। तो कहने का मतलब यह है कि सुल्तान फिरोज तुगलक के सुल्तान बनने के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट इस्लामिक मौलवियों का था, इस्लामिक उलेमाओं का था, जिन्होंने सुल्तान फिरोज तुगलक की सत्ता को एक प्रकार से वैधानिक मान्यता प्राप्त की और सुल्तान फिरोज तुगलक को सुल्तान बनने में उन्होंने मदद दी। तो सुल्तान ठट्टा से रवाना हुआ और रास्ते में उसे सूचना मिली कि वजीर ख्वाजा जहान ने एक बच्चे को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा बताकर सुल्तान घोषित कर दिया।
लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता गया और ख्वाजा जहान को कैद कर लिया गया और उस बच्चे को सुल्तान की सहमति से उसका कत्ल कर दिया गया और ख्वाजा जहान को भी बाद में कत्ल कर दिया गया। तो ऐसा करके फिरोज तुगलक ने अपने शासन की सत्ता को मजबूत किया और 1351 में वह दिल्ली का सुल्तान बना। विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान फिरोज तुगलक के सुधारों के बारे में, उसकी धार्मिक नीति के बारे में, उसकी जागीरदारी प्रणाली और सैनिक व्यवस्था के बारे में आपसे मैं इस कक्षा के पार्ट 2 के अंतर्गत बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।